ये ब्रिटिशर्स इतने तेज थे कि इन्होंने अपने टैक्सेशन सिस्टम को इतना टफ बनाया कि उसके थ्रू लोकल बिजनेसमैन और फार्मर्स ऑलमोस्ट तबाह हो गए। ब्रिटिशर्स को इतना काफी नहीं लगा तो ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल की इकोनॉमी को बर्बाद करने का एक और मास्टर प्लान तैयार किया। एक टाइम ऐसा भी था जब बंगाल पूरे भारत में सबसे रिच रीजन माना जाता था। आमार सुनार बंगला मतलब मेरा सोने का बंगाल, यह एक ऐसी फेमस लाइन है जो बंगाल के बच्चे बच्चे के जुबान पर रहता है। एक टाइम तक बंगाल को यह लाइन काफी हद तक सूट भी करता था, क्योंकि बंगाल भारत का वह पार्ट है जहां से फिल्म मेकिंग, साइंस, आर्ट, शायरी और न जाने किस किस एरिया के लीजेंड्स आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सत्यजीत राय और बहुत सारे लीजेंड्स के नाम हैं जो बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। एक समय था जब बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देश विदेश में बोलबाला था। पूरे एशिया के एक्सपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल में 50%, तो वहीं रॉ सिल्क का 80% तो अकेले बंगाल प्रोड्यूस कर देता था। बंगाली रेशम और सूती वस्त्र बड़ी मात्रा में यूरोप, एशिया और जापान को एक्सपोर्ट किए जाते थे और ढाका से बंगाली मलमल के वस्त्र सेंट्रल एशिया में बेचे जाते थे, जहां उन्हें ढाका वस्त्र के रूप में जाना जाता था। मालदा और मुर्शिदाबाद का मलमल ये एक ऐसा कपड़ा है जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। बंगाल हिस्ट्री में इतना रिच रहा है कि कुछ लोग तो इसे इजिप्ट और ब्रिटेन से भी ज्यादा रिच बताते थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो ये सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आज ये कड़वा सच है कि बंगाल में आज भारत में सबसे ज्यादा बेगर्स पाए जाते हैं। ये स्टेट आज के टाइम पर स्ट्रगल कर रहा है। डेट टू जीडीपी रेशियो की लिस्ट में देखें तो टॉप 9 स्टेट में इसका नाम आता है। एक टाइम पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले इसी स्टेट में आज डॉक्टर के साथ एक जानवर के जैसा रेप हो जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। चाइल्ड मैरिज होता है और इसकी रैंक में पूरे देश में सेकंड पोजीशन पर आता है। महान पोएट्स और थिंकर्स के स्टेट में एजुकेशन का हाल इतना खराब है कि आज के टाइम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में इसका नंबर 20th पे आता है। अब मन में यह सवाल तो आना ही है कि आखिर बंगाल की यह दुर्दशा कैसे हुई। सो चलिए इसके रीजन को समझते हैं। देखिए 1700 में बंगाल की प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा थी कि यूरोप से आई ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे बिजनेस पर्पज से बंगाल पहुंचती है और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल को भारत में ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंशन का सेंटर पॉइंट बना दिया। इन लड़ाइयों को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और अपनी बाकी के लड़ाइयों को फंड करने के लिए उन्होंने यहां से रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये ब्रिटिशर्स इतने तेज थे कि इन्होंने अपने टैक्सेशन सिस्टम को इतना टफ बनाया कि उसके थ्रू लोकल बिजनेसमैन और फार्मर्स ऑलमोस्ट तबाह हो गए। अब चूंकि बंगाल पर पूरी तरह से कंट्रोल इनका था, सो यहां पर जो भी हाई क्वालिटी सिल्क पैदा हो रहा था, टेक्सटाइल हो रहा था, इंडिगो हो रहा था, यह सब कुछ ब्रिटिशर्स को फ्री में मिल रहा था। सो इन्होंने उस फ्री में मिले हुए सिल्क, टेक्सटाइल, इंडिगो को एक्सपोर्ट करके खूब पैसे छापे। यहां तक कि बंगाल की हाई क्वालिटी कॉटन्स को बाहर ले जाते और तैयार किया हुआ माल वापस बंगाल में मंगाते और उसको महंगा करके बंगाल की जनता को ही बेचते और उससे भी पैसे कमाते थे। कहने का मतलब यही है कि कोई आपके दान दिए हुए पैसे को आपको ही कर्ज के रूप में दे दे। इन सारी चीजों का रिजल्ट ये हुआ कि जो लोकल रॉ मटेरियल था वो एक्सप्लॉइट हो रहा था। जो लोकल इंडस्ट्री थी उसे कच्चा माल पूरी तरह से न मिल पाने की वजह से खत्म हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो सारा कच्चा माल एक्सपोर्ट कर देते थे। हालात ये हुई कि बंगाल की इकोनॉमी लगातार श्रिंक होती चली गई और ब्रिटिशर्स ने सारा पैसा हजम कर लिया। अब ब्रिटिशर्स को इतना काफी नहीं लगा तो ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल की इकोनॉमी को बर्बाद करने का एक और मास्टर प्लान तैयार किया। इसने 1793 में इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। देखिए उस समय बंगाल रीजन से जो भी टैक्स कलेक्ट होता था वो ज्यादातर फार्मिंग सेक्टर से होता था। अब चूंकि बंगाल में उस समय फेमिन भी हो चुकी थी, सो उस टाइम फार्मिंग का आउटपुट कम हो रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू किसी भी कंडीशन में चाहिए था। सो अपने रेवेन्यू को कांस्टेंट रखने के लिए कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लगाया और टैक्स को फिक्स कर दिया। उसका कहना था कि फसल हो या फिर ना हो, फार्मर्स को एक फिक्स टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन यह टैक्स ब्रिटिशर्स के पास पहुंचता था जमींदार के थ्रू, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया था। तो धीरे धीरे जो छोटे फार्मर्स थे वो बर्बाद होने लगे। देखिए होता कुछ ऐसे था कि जब भी कभी सूखा पड़ता था
और चूंकि टैक्स तो फिक्स था, उतना तो देना ही था, सो टैक्स देने के लिए किसानों को अपनी ही जमीन को गिरवी रखनी पड़ती थी। और मजे की बात यह है कि जमीन किसके पास गिरवी रहती थी? उसी जमींदार के पास जो हाई इंटरेस्ट पर सबको कर्जा देता था और जमीन अपने पास रखता था। अब किसानों की हालत कुछ ऐसी थी कि किसानों से इन जमींदारों ने टैक्स भी कलेक्ट किए और उन्होंने ही लोन दिए, और जब किसान वो लोन नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन भी हड़प ली जाती, क्योंकि लोन वापसी का डेट जो था वो फिक्स होता था। अगर लोन चुकाने में सिर्फ एक दिन की भी देरी हुई तो जमीन गई समझो। और इस सिस्टम के थ्रू बंगाल रीजन के जो नॉर्मल किसान थे वो जड़ से खत्म होते चले गए। अगला रीजन है फेमिन यानी भूखमरी। बंगाल में 2 मेजर फेमिन्स के इंसिडेंट्स हुए जिसने इस पूरे रीजन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब ये फेमिन सिर्फ नेचुरल ही नहीं थे बल्कि एक मेड मैन भी थे जिनको प्रॉपरली ब्रिटिशर्स ने इंजीनियर किया था। सबसे पहला फेमिन था 1770 का। आपको तो पता ही होगा कि 1768 और 1769 मतलब इन 2 सालों में बंगाल के पूरे रीजन में सूखा पड़ा था। अब सूखे के वजह से फसल तो ऑलरेडी नहीं हो रही थी, साथ में 1774 में वहां स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक भी फैल गया जिसमें 18 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और 31,000 लोग मारे गए। तो अल्टीमेटली वहां भूखमरी और पॉक्स दोनों ने लोगों को प्रभावित किया। कहते हैं कि उस समय बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन इस भूखमरी की वजह से मारे गए थे। और इन प्रॉब्लम्स में आग में घी डालने का काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब उसने अपनी आर्मी के लिए बड़े अमाउंट में राइस खरीदकर स्टोर करना शुरू कर दिया, जिससे कंडीशन और सीवियर होता चला गया। अब ऐसे में जब लोगों के पास खाना नहीं बचा तो लोग ये रीजन छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे और जो ओवरऑल कल्टीवेशन था, जो खेती थी, वो 1/3 रह गई। 1943 में कुछ हद तक काफी सिमिलर इंसिडेंट्स देखने को मिलता है बंगाल रीजन में, जब फिर से इसी रीजन में एक मेजर फेमिन आया। अब ब्रिटिश ने इस फेमिन के पीछे ड्राउट को रिस्पॉन्सिबल बताया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1943 का बंगाल अकाल भारत में पिछले अकालों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यह सूखे के कारण नहीं हुआ था बल्कि उस साल तो बारिश औसत से कहीं ज्यादा हुई थी और यह फेमिन भी पूरी तरह से मैन मेड थी। इस फेमिन के पीछे ड्राउट या सूखे का कोई रिलेशन ही नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वार 2 इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था। देखिए, ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसके वजह से इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुका था। राइस के जो प्राइस थे उसे 300% तक बढ़ा दिया गया था। इसके साथ ही विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वार 2 में अपने आर्मी को खाना खिलाने के लिए एक तरह से बंगाल के लोगों के मुंह से खाना छीन छीन कर अपनी आर्मी को सप्लाई कर दिया था। 1942 से 1943 में भारत के वायसराय द्वारा 1 मिलियन टन से अधिक आपातकालीन गेहूं आपूर्ति के लिए किए गए रिक्वेस्ट को लंदन द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बावजूद चावल का स्टॉक भारत से बाहर जाता रहा। इस दौरान हर दिन 15 टन फूड ग्रेन सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए बंगाल से भेजे जाते थे और इस फेमिन की वजह से बंगाल के अंदर 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई, जिससे बंगाल एक झटके में कई डिकेड्स पीछे चला गया। अगला पॉइंट है पार्टीशन से रिलेटेड। देखिए, एक पार्टीशन तो हम सबको पता है कि 1947 में हुआ था, जिससे ईस्ट पाकिस्तान या कहें आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल बने थे। लेकिन बंगाल के 2 और पार्टीशन भी हो चुके हैं। देखिए, पहला पार्टीशन हुआ 1874 में, जब बंगाल प्रेसिडेंसी को तोड़कर असम बनाया गया था। 1914 में दूसरा पार्टीशन हुआ जब बंगाल से ही बिहार और उड़ीसा का सेपरेशन हुआ। जब असम को बंगाल से अलग किया गया तो पूरी टी फार्मिंग बंगाल के हाथ से निकल गई, और जब बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो वहां पर जो पूरा मिनरल वाला एरिया था वो भी इनके हाथ से चला गया। और फिर आपको तो पता ही है कि एक पार्टीशन होता है 1947 में। ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन इतनी क्रूरलिटी के साथ किया था कि जैसे वो बंगाल को पूरी तरह से खत्म ही करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल की ऑलमोस्ट 75% जो जूट फील्ड थी वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दी, यानी कि आज के बांग्लादेश को। और टोटल जूट मिल्स जो उस टाइम पर हावड़ा, हुगली 24 परगना एरिया में थी वो बंगाल में रह गई। अब भारत में जो जूट पाकिस्तान से आता था उस पर पाकिस्तान ने इतना हैवी टैक्स लगा दिया कि यहां पर जो फैक्ट्री थी उनके लिए रॉ मटेरियल खरीदना लगभग इम्पॉसिबल हो गया, और इसी वजह से वेस्ट बंगाल की जूट मिल एक एक करके बंद हो गए। अब इसके बाद प्रॉब्लम आई रिफ्यूजी के रूप में 1971 में, जब बांग्लादेश लिबरेशन वार चल रहा था। तब हिंदू शरणार्थी मास मर्डर्स, रेप, लूटपाट और आगजनी से बचकर भारत आए थे।
एक अनुमान के अनुसार युद्ध के शुरुआती महीनों के दौरान लगभग 10 मिलियन लोग ईस्ट बंगाल से भारत में आए, जिनमें से 1.5 मिलियन लोग बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद भी यहीं पर रह गए, जिससे वेस्ट बंगाल की जो इकोनॉमी थी उस पर बर्डन हद से ज्यादा बढ़ता चला गया। अब अगर स्वतंत्रता के बाद भी बंगाल की पॉलिटिक्स देखो तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वेस्ट बंगाल के पास एक मौका था कि अब हालात धीरे धीरे सुधारे जा सकते थे, क्योंकि 1947 के बाद अंग्रेज चले गए तो पावर अब अपने हाथों में थी। लेकिन यहां पर सुपर क्लीन पॉलिटिक्स की वजह से बंगाल की ग्रोथ हो ही नहीं पाई। इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखें तो कांग्रेस, सीपीआईएम और टीएमसी यही तीन पार्टियां हैं जो यहां पर पावर में रही हैं। इंडिपेंडेंस के बाद सेंट्रल और स्टेट दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि वेस्ट बंगाल को काफी डिस्क्रिमिनेशन भी देखना पड़ा। अब यहां पर जितनी भी जूट की खेती बची थी, जिसका एक्सपोर्ट करके जो ड्यूटी मिलती थी, उससे बंगाल का रेवेन्यू बढ़ता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके एक्सपोर्ट ड्यूटी में स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर था उसको कम कर दिया। इसके साथ साथ यहां पर जो 1.5 मिलियन रिफ्यूजीज रह रहे थे उनको डील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो पैकेज मिलता था उसको भी कम कर दिया। साथ ही स्टेट के इनकम टैक्स शेयर को 20% से घटाकर 12% कर दिया, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के शेयर को 20% से बढ़ाकर 21% कर दिया। इन सब के बाद आती है 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसकी वजह से जो कोस्टल स्टेट थे जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पर खूब डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो पूर्वी स्टेट थे जैसे कि बिहार और बंगाल, इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस पॉलिसी का इंपैक्ट इस बात से समझी जा सकती है कि 1952 पॉलिसी से पहले गुजरात और महाराष्ट्र में जितनी टोटल फैक्ट्रीज थी उससे कहीं ज्यादा अकेले फैक्ट्रीज थी वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन 1956 और 1957 के बीच में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जितनी नई फैक्ट्रीज को लाइसेंस मिला था उससे लगभग आधी फैक्ट्रीज खुल रही थी वेस्ट बंगाल में। और कहीं ना कहीं इसी का रिजल्ट है कि 1947 में वेस्ट बंगाल से जो पूरे देश का 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट आता था वो 1960 में घटकर 17% हो गया। उसके बाद जब कांग्रेस पावर से गई तो पावर में आई सीपीआईएम। इनके आने के बाद बंगाल में ट्रेड यूनियन का कल्चर सड़कों पर लेबर स्ट्राइक के रूप में दिखाई देने लगी। इसका इंपैक्ट यह हुआ कि धीरे धीरे फैक्ट्रियों में ताले लगने शुरू हो गए। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले थे वे दूसरे स्टेट में इन्वेस्ट करने की सोचने लगे। फिर जब 1991 का लिबरलाइजेशन हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आया। जहां बाकी के स्टेट्स इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे, वहीं बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी इसका अपोज कर रही थी। अब बाहर की कंपनियों की तो बात ही छोड़ दो। रतन टाटा ने हुगली के सिंगूर में टाटा नैनो की फैक्ट्री सेटअप करने की बात कही तो ममता बनर्जी ने बड़ा प्रोटेस्ट खोल दिया और कहा कि यहां पर फार्मर्स की जमीन पर गलत तरह से कब्जा हो रहा है। तो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के तरह ही रतन टाटा ने उस फैक्ट्री को उठाकर गुजरात में शिफ्ट कर दी। उसके बाद ममता बनर्जी 2011 में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन जाती है और कुछ डेवलपमेंट भी किए। लेकिन टीएमसी ने जिस कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल से उखाड़ कर फेंका था, एक्चुअली में सारे के सारे वही कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं जो आजकल टीएमसी के लिए काम करते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी भी चेंज नहीं होता है। सो जो प्रॉब्लम उस गवर्नमेंट की थी वही प्रॉब्लम आज भी एज इट इज है। इसके अलावा एक मेजर इशू है वायलेंस का। ऐसा कोई दिन या महीना नहीं होता है जब यहां पर कम्युनल वायलेंस ना हुआ हो। इशूज इतने सीरियस हैं कि कोलकाता आज देश के अंदर एक डिसेंट जॉब प्रोवाइड करने और इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करने के मामले में सबसे लास्ट में आता है। अभी ये डॉक्टर रेप वाला केस बहुत पुराना नहीं हुआ है, ये ताजा तरीन एग्जाम्पल है बंगाल वायलेंस का। अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर भी कर देना। जय हिंद।